हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज सर आपका रीजनिंग टीचर। तो आज रीजनिंग का चैप्टर और इसमें मैंने रखा है कैलेंडर को। तो कैलेंडर के बारे में बता दूं बाबू कि हमारे भारत देश में धर्म, संस्कृति, परंपरा के आधार पर बहुत सारे कैलेंडर हैं। लेकिन हम लोग डेली लाइफ के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर याद रखिएगा। डेली लाइफ का मतलब हो गया स्कूल खुलना, स्कूल बंद होना, कॉलेज खुलना, कॉलेज बंद होना, ऑफिस जाना, ऑफिस का छुट्टी मनाना, है ना? या कोई भी त्योहार को किसी तारीख को सेलिब्रेट करना या किसी के डेट ऑफ बर्थ को याद रखना, कोई भी इवेंट को सेलिब्रेट करना, ये सभी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर याद रखिएगा, रोम के 13वें पॉप ग्रेगोरी ने जूलियन कैलेंडर में सुधार करके जिस कैलेंडर का निर्माण किया था, जो कैलेंडर बनाया था सुधार करके, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरी के नाम पर ही रखा गया था, यानी जिसने कैलेंडर में सुधार किया था उसी के नाम पर रखा गया था। समझ आई? याद रखिएगा, लीप ईयर का कंसेप्ट भी ग्रेगोरी ने ही दिया था। उनके अनुसार वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो याद रखिएगा, हम जिस कैलेंडर के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। समझ आया? अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कैलेंडर की। कैलेंडर कहते किससे? अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि कैलेंडर कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलेंडर, तो कैलेंडर के बारे में पहले समझ लीजिए कि कैलेंडर कहते किसे हैं। यानी कि वैसा सूची पट्टी, यानी वैसा नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड को हम समझते हैं। नोटिस बोर्ड यानी जिस पर इंफॉर्मेशन को चिपकाया जाता है, यानी जिस पर इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। समझाया? तो वैसा नोटिस बोर्ड यानी वैसा सूची पट्टी जिस पर वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, तारीख के बीच के रिलेशन को सही सही दर्शाता हो, वैसे सूची पट्टी को हम कैलेंडर कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वैसा सूची पट्टी यानी वैसा नोटिस बोर्ड जिस पर वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, तारीख के बीच के संबंध को सही सही दर्शाया जाता हो, वैसे सूची पट्टी को हम कैलेंडर कहते हैं। यानी अ नोटिस बोर्ड विच indicate correct relation between year, month, week, day and date, that is called calendar। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 365 दिन का, एक होता है 366 दिन का। और जो वर्ष 366 दिन का होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो चलिए हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा बाबू, यहाँ पर ईयर तो जिस कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या जिस कैलेंडर का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। याद रखिएगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। तो पहला में मैं रखा हूं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और सेकंड में मैंने रखा है लीप ईयर को। लीप ईयर जिसको हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया नॉर्मल ईयर, एक हो गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हम हिंदी में साधारण वर्ष और लीप ईयर को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि नॉर्मल ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल ईयर कहिए, चाहे ऑर्डिनरी ईयर कहिए, चाहे साधारण वर्ष कहिए।
अब हम नॉर्मल ईयर में हम देखते हैं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, नॉर्मल ईयर में एक वर्ष बाबू 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। और जबकि लीप ईयर में एक वर्ष 366 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। जबकि लीप ईयर में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर के एक साल में 52 सप्ताह प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। एक्स्ट्रा डे जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त दिन। तो एक्स्ट्रा डे बोलिए चाहे आप ऑड डे बोलिए, एक ही बात है। तो नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष के एक साल में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा डे होते हैं, यानी एक विषम दिन होते हैं। तो एक्स्ट्रा डे चाहे ऑड डे भी कह सकते हैं, यानी कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन भी बोल सकते हैं। जबकि लीप ईयर के एक साल में 52 सप्ताह प्लस 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। एक्स्ट्रा डे बोलिए चाहे आप ऑड डे बोलिए, चाहे अतिरिक्त दिन बोलिए, चाहे विषम दिन बोलिए, एक ही बात है। तो उतार लीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी कहा जाता है, यानी साधारण वर्ष कहा जाता है, और लीप ईयर को लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहा जाता है। नॉर्मल ईयर के एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर के एक साल में 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर में एक साल में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर के एक साल में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन बोलिए चाहे एक्स्ट्रा डे बोलिए, चाहे अतिरिक्त दिन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पहले इसको आप उतार लीजिए। तो अब आते हैं एक्स्ट्रा डे के बारे में समझते हैं कि एक्स्ट्रा डे किसे कहते हैं, यानी विषम दिन किसे कहते हैं। देखिए बाबू, एक्स्ट्रा डे बोलिए चाहे आप ऑड डे बोलिए, ऑड डे। देखो, एक्स्ट्रा डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन। और ऑड डे को क्या बोलते हैं? विषम दिन। लेकिन एक्स्ट्रा डे और ऑड डे को समझने से पहले बाबू आपको समझना होगा सप्ताह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड 1 वीक, यानी कि 7 दिनों के एक समूह को 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। याद रखिएगा कि 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड 1 वीक। और सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, यानी कि याद रखिएगा सप्ताह का पहला दिन क्या होता है बाबू? सोमवार होता है, और अंतिम दिन होता है रविवार। कोई आपसे पूछेगा कि फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो बोलिएगा मंडे। लास्ट डे ऑफ वीक, तो बोलिएगा संडे। तो मैंने यहाँ पर सप्ताह के बारे में बताया कि 7 दिनों के समूह को एक सप्ताह कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड 1 वीक।
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति और पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां रवि। तो सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार, और अंतिम दिन होता है रविवार। अब एक्स्ट्रा डे किसे कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा, सप्ताह सप्ताह होने के बाद जो बच जाए, सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो बच जाए उसे कहते हैं एक्स्ट्रा। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा। तो आप मान लीजिए कि आपको दिनों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए दिनों की संख्या ढेर सा दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, उसमें से सप्ताह को निकाल लिया, सप्ताह को निकाल लिया, यानी 7 दिनों को आपने निकाल लिया। जो बच गया, जो बच गया, जो 7 दिन कंप्लीट नहीं कर पाया, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा डे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मान के चलिए मैं आपको दिया हूँ 22 दिन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 22 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसमें से 7 के मल्टीपल को, 7 के मल्टीपल बोलिए चाहे सप्ताह बोलिए, एक ही बात है। तो 7 के मल्टीपल को आप हटा दीजिए, यानी सप्ताह को हटा दीजिए। तो सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा ना, वही होगा एक्स्ट्रा डे, वही होगा अतिरिक्त दिन, वही होगा ऑड डे और वही होगा विषम दिन। अब देखिए हटाता हूँ, इस 22 दिन में मैंने 7 दिन हटाया, मतलब एक सप्ताह हटा दिया। 7 दिन का मतलब एक सप्ताह। फिर मैंने इसमें से, देखिए यहाँ पर समझिएगा, 22 में से मैंने 7 दिन हटाया, तो 7 दिन हटाया तो कितना बचेगा? 15। फिर मैंने 15 में से फिर 7 दिन हटाया, तो क्या बच गया? 8। ठीक है। फिर मैंने 7 दिन में से फिर मैंने सॉरी 8 दिन में 7 घटाया, तो बचा 1। अब बताइए, अब इसमें से 7 घट सकता है? नहीं ना। तो याद रखिए बाबू कि दिनों की संख्या में से अगर आप 7 के मल्टीपल को या सप्ताह को हटाइएगा, तो सप्ताह को हटाने के बाद जो लास्ट में बच जाएगा, इसका मतलब वो 7 से कम अगर हो गया, जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, तो वही होगा विषम दिन। यानी 22 दिन में मैंने एक सप्ताह हटाया, 1 वीक हटाया, तो आया 15 दिन। फिर 15 दिन में से फिर मैंने एक सप्ताह हटाया, तो बचा 8 दिन। फिर 8 दिन में से मैंने फिर एक सप्ताह हटाया, तो बचा क्या? 1 दिन। अब इसमें से सप्ताह आप घटा सकते हैं? नहीं ना। तो जो लास्ट में बच गया, जो लास्ट में बच गया, तो अब इसमें से 7 दिन घट नहीं सकता है, तो यही हो गया आपका एक्स्ट्रा डे यानी ऑड डे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 22 दिन में 3 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 3 सप्ताह। 1, 2, 3। तो 22 दिन में 3 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 22 दिन में 3 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अभी एक्स्ट्रा डे का मतलब ये अपना सप्ताह कंप्लीट नहीं कर पाया, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा डे। क्लियर? आइए, तो बाबू इतना तो समझ में आ गया कि 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं, और एक्स्ट्रा डे या अतिरिक्त दिन या ऑड डे या विषम दिन किसे कहते हैं? तो वैसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह पूरा ना कर सके, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा डे यानी अतिरिक्त दिन। आप ही को अगर बोला जाए, मान लो कि आप गेट के बाहर ढेर सा दिन है, आपको बोला कि 7 डेज के ग्रुप को एक बनाओ, तो आपने क्या किया, 22 दिन बाहर खड़े थे। आप क्या किया, 7 दिन को एक ग्रुप में रखा, फिर 7 दिन को एक ग्रुप में रखा, फिर 7 दिन को एक ग्रुप में रखा, यानी कि 3 ग्रुप में मतलब 21 सप्ताह, मतलब 21 दिन आ गए। अब एक बच गया, तो मैंने बोला उसको क्यों बाहर रखे हो? तो बोले सर इन बाहर वाले जो बच गए ना, वो सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, वो एक्स्ट्रा हो गया, सप्ताह से अब बच गया, उसमें सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा कहेंगे, उसको हटाइए सर। उसमें 6 दिन रखिएगा ना, तब वो सप्ताह होगा, तो एक ग्रुप बनेगा। बात समझ आया? तो वही है। तो 22 दिन में आपने क्या किया, 7 के मल्टीपल को हटाया या सप्ताह को हटाया, तो सप्ताह के ग्रुप को जब आपने हटाया, तो जो बच गया रिमेनिंग, वही हो गया आपका एक्स्ट्रा डे। ठीक है। लेकिन हम एक्स्ट्रा डे के बारे में तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसके विस्तार को समझते हैं। ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे यानी अतिरिक्त दिन लिख के डैश दीजिए। एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे
ऑड डे भी कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कहिए। देखिए चलिए यहाँ पे लिखा तो है ये एक्स्ट्रा डे या ऑड डे। अब इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। लिखिए, लिखिएगा, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। आफ्टर रिमूविंग द मल्टीपल ऑफ 7, आफ्टर रिमूविंग द मल्टीपल ऑफ 7 from the given number, from the given number of days, the remainder is called extra day, the remainder is called extra day। फिर इसमें मिला लीजिएगा, after removing the multiple of 7 from the given number of days, the remainder is called extra day। चलिए हिंदी में लिख लीजिएगा, दिए गए दिनों की संख्या में, दिए गए दिनों की संख्या में 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद, 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो शेषफल बच जाए उसे एक्स्ट्रा डे कहते हैं, यानी ऑड डे कहते हैं। फिर इसमें डाल लीजिएगा, दिए गए दिनों की संख्या में 7 के मल्टीपल, या मल्टीपल बोलिए या 7 का गुणज बोलिए, की बात है, 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो शेषफल बच जाए उसे एक्स्ट्रा डे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक्स्ट्रा डे is always less than 7, extra day is always less than 7, extra day is always less than 7, एक्स्ट्रा डे हमेशा 7 से कम होता है, एक्स्ट्रा डे हमेशा 7 से कम होता है, एक्स्ट्रा डे हमेशा 7 से कम होता है। पहले पॉइंट लिख लीजिए, तो मैं समझाऊंगा, पहले पॉइंट लिख लीजिए अच्छे से तब। ठीक है, एक्स्ट्रा डे हमेशा 7 से कम होता है। उसके बाद लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे इज 6, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे इज 6, कुल विषम दिनों यानी कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 होती है, कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 होती है। अब थोड़ा समझिएगा, तब मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जितना डेफिनेशन लिखे हैं पहले उसको समझते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखाया बाबू, इसमें मैंने बताया कि दिए गए दिनों की संख्या में से 7 के मल्टीपल को हटा देते हैं, तो जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा, वो होता है एक्स्ट्रा डे। अब आपने 22 दिन में देखा था, यहाँ देखिए, तो देखो बाबू यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिएगा, ये 22 दिन है, ये क्या है 22 दिन है, एग्जाम्पल में लिखिएगा ये 22 दिन है, क्या है 22 दिन। अब बताइए इसमें 7 के मल्टीपल को हटा सकते हैं ना, तो इसमें 7 के मल्टीपल के कितना हट सकता है, 7 के मल्टीपल को हटाइए, तो कहें सर 7 के मल्टीपल यहाँ पर 3 बार हट सकता है, यानी 21 दिन हट सकता है, 7 या 21, 7 के मल्टीपल को आपने हटाया तो कितना दिन हट गया, तो 21 दिन हट गया, बचा क्या 1। अब बताइए बाबू, इसमें से 7 के मल्टीपल को हटा सकते हैं, नहीं ना, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा डे। ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे। बात समझ आ रही है। अब समझिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डे क्यों कहलाया, क्योंकि इसने इसने 7 डेज का ग्रुप नहीं बनाया, इसने 7 दिन का समूह नहीं बनाया, ये 7 दिन के समूह को बनाने से रह गया, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। तो 7 दिनों के समूह को हम वीक कहते हैं, और जो 7 दिन का समूह नहीं बना पाता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा डे यानी ऑड डे। अब जैसे कौन कौन रह जाता है वो समझिए, एक्स्ट्रा डे कौन कौन होता है वो भी समझिए। देखिए बाबू, हमेशा याद रखिएगा, एक्स्ट्रा डे, देखिए एक्स्ट्रा डे आपका 1 भी है, 1 क्या है एक्स्ट्रा डे। अभी एक्स्ट्रा डे बोलिए चाहे ऑड डे बोलिए, मैं बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा डे चाहे ऑड डे एक ही बात है। मैं अगर ऑड डे यूज करूंगा तो समझ लीजिएगा कि ऑड डे का मतलब उन्होंने सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, वो हो गया एक्स्ट्रा डे या ऑड डे। तो देखिए एक्स्ट्रा डे कौन कौन हो गया, 1 क्यों हुआ बाबू बताइए तो, क्योंकि 7 दिन के समूह को हम सप्ताह कहते हैं, और जो दिन सप्ताह पूरा नहीं कर पाएगा
या दिनों की संख्या जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाएगा उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे। जब आपको 22 दिन दिया गया था और आपसे बोला गया था कि इस 22 दिन में जितना सप्ताह है उसको निकाल दो, तो आपने क्या किया? 22 दिन में 7 के मल्टीपल को आपने हटाया, 1 सप्ताह हटाया तो बचा क्या? 15 दिन। फिर उस 15 में से सप्ताह घटाया तो बचा 8 दिन, फिर 8 में से सप्ताह घटाया तो बचा 1 दिन। अब 1 में से 7 दिन घटा सकते हैं? नहीं ना। तो बच गया 1 दिन, तो वही 1 दिन को एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। तो आपसे पूछा कि क्यों आपने 1 को बाहर रखा? तो बोला आपने कि सर सभी ने सप्ताह पूरा किया, लेकिन इस एक ने सप्ताह पूरा नहीं किया, ये एक्स्ट्रा बच गया, इसको हटा दीजिए। तो वही हो गया एक्स्ट्रा डे। यानी जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा डे कौन-कौन होते हैं वो समझिए। देखिए एक्स्ट्रा डे एक होता है क्योंकि इन्होंने भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। इसको सप्ताह पूरा करने के लिए 6 दिन चाहिए। कितना दिन चाहिए? 6 दिन चाहिए। अब 2 देखिए, 2 भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें सप्ताह पूरा करने के लिए 5 दिन चाहिए। 3, 3 भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें सप्ताह पूरा करने के लिए 4 दिन चाहिए। 4, 4 भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इसको सप्ताह पूरा करने के लिए 3 दिन चाहिए। 5, इसने भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इसको सप्ताह पूरा करने के लिए यानी एक 1 राउंड यानी 1 वीक कंप्लीट करने के लिए इसको 2 दिन चाहिए। 6, 6 भी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इसको सप्ताह पूरा करने के लिए 1 दिन चाहिए। तो जो दिनों की संख्या यानी वैसे दिनों की संख्या जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाया वो होता है एक्स्ट्रा डे, वो होता है ऑड डे यानी अतिरिक्त दिन या विषम दिन। अब आते हैं 7। आप बताइए 7 एक्स्ट्रा डे है? क्या इन्होंने सप्ताह पूरा नहीं कर पाया? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 के मल्टीपल पे आने वाला वो कहलाता है सप्ताह, और जो नहीं कर पाया मतलब जो बच गया 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा डे। तो ये सप्ताह पूरा कर लिया, ये 1 वीक कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा डे नहीं कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे किन कौन-कौन होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 6 होते हैं। कौन-कौन होते हैं? 6 होते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आया बात? तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था कि दिए गए दिनों की संख्या में से 7 के मल्टीपल को यानी सप्ताह को हटाने के बाद जो रिमेनिंग जो शेषफल बच जाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। ठीक है? 22 में देखा मैंने सप्ताह को हटा दिया यानी 3 सप्ताह को हटाया तो बच गया 1। ये 1 क्या है? एक्स्ट्रा डे है। एक्स्ट्रा डे क्यों है? क्योंकि इन्होंने सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। आपसे कोई पूछेगा कि एक्स्ट्रा डे कौन-कौन है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1 से लेकर 6 तक सभी क्या है? एक्स्ट्रा डे हैं। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक इन्होंने अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। तो आपसे पूछेगा कि एक्स्ट्रा डे कौन-कौन है? तो बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे बताइए, काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 6 होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसको एग्जांपल में उतार लीजिए। ये सभी क्या है? एक्स्ट्रा डे है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा डे, तो सबसे पहले बाबू आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा डे किसे कहते हैं और एक्स्ट्रा डे कौन-कौन होते हैं। तो आपको पता है कि दिनों की वह संख्या जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। दिनों की वह संख्या जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। और एक्स्ट्रा डे टोटल 6 होते हैं। कौन-कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सभी ने अपना 7 दिन यानी सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। इन सभी ने अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, इसलिए ये सभी एक्स्ट्रा डे के गिनती में आते हैं। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछ दे कि हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा डे, तो याद रखिएगा सबसे पहले देखना है कि दिनों की संख्या जो दिया हुआ है वो मोर देन 6 है या नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 1 to 6 एक्स्ट्रा डे है। तो 1 to 6 में हमको एक्स्ट्रा डे निकालने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर दिनों की संख्या मोर देन 6 हो तो कैसे निकालिएगा? तो याद रखिएगा, दिनों की संख्या यदि 6 से ज्यादा हो, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक तो वो विषम दिन है ही, उसमें अब निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर 6 से ज्यादा हो बाबू, तो उसमें 7 से भाग दे करके विषम दिन यानी एक्स्ट्रा डे निकालिएगा। पहले लिख लीजिए रूल को, तो मैं समझाता हूं। तो लिख लीजिएगा, हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा डे। हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा डे। विषम दिन कैसे निकालें? विषम दिन कैसे निकालें, मतलब अतिरिक्त दिन कैसे निकालें? अतिरिक्त दिन कैसे निकालें? ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, यदि यदि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो? नंबर ऑफ डेज मोर देन 6, मोर देन 6 हो, क्या हो? मोर देन 6 हो। नंबर ऑफ डेज क्या हो? मोर देन 6 हो, तो उसमें उसमें 7 से डिवाइड दे दीजिएगा, 7 से डिवाइड दे दीजिएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर का मतलब शेषफल क्या आ जाए? लेस देन 7 आ जाए, 7 से कम आ जाए, लेस देन 7 आ जाए, तो ये कहलाएगा आपको एक्स्ट्रा डे। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा डे। तो यही आपका कहलाएगा एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे। तो याद रखिएगा बाबू कि हाउ टू फाइंड एक्स्ट्रा डे, विषम दिन कैसे निकालें, अतिरिक्त दिन कैसे निकालें। तो लिख डैश दीजिए, लिखेगा इफ नंबर ऑफ डेज मोर देन 6, क्या हो? नंबर ऑफ डेज मोर देन 6 हो, तो उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो रिमाइंडर लेस देन 7 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा डे। याद रखिएगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? लेस देन 7 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 7 होगा तभी एक्स्ट्रा डे होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डे 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर हम 7 से ही क्यों भाग दें, हम 7 से ही क्यों भाग दें? तो याद रखिएगा, सप्ताह कितने दिन का होता है? तो आपको पता है बाबू, सप्ताह 7 दिन का होता है। अगर सप्ताह 5 दिन का होता ना तो हम 5 से भाग देते, अगर सप्ताह 6 दिन का होता ना तो हम 6 से भाग देते, अगर सप्ताह 8 दिन का होता ना तो हम 8 से भाग देते। लेकिन लेकिन सप्ताह कितने दिन का होता है? तो सप्ताह होता है 7 दिन का, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। समझाया? तो अब देखिए, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि इसमें, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है डेज, क्या दिया हुआ है? डेज दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए, एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए। तो यहाँ पर डे दिया है बाबू आपको 15। अब बताइए 15 में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? बताइए 15 में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? तो हम क्या करेंगे, सप्ताह कितने दिन का होता है? तो सप्ताह होता है 7 दिन का, तो इसमें से हम 7 के मल्टीपल को हटा देंगे, तो हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डे। ठीक, और एक्स्ट्रा डे क्या होता है? लेस देन 7 होता है, यानी 1 to 6 एक्स्ट्रा डे होता है। अब देखिए हम क्या किए, इस 15 में हमने 7 से भाग दिया। 7 से ही क्यों भाग दिया? क्योंकि इसमें से हमको 7 के मल्टीपल को निकालना है, क्योंकि सप्ताह 7 के मल्टीपल में होता है। 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह, है ना? 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह। तो हम 15 में से क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल को या 7 दिन को हटाते रहेंगे, तो हटाते रहेंगे तो जो लास्ट में बच जाएगा, वो लास्ट में बचा हुआ क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, तभी वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। तो हम
बार बार घटाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे करके ही डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस 15 में क्या किया मैंने, 7 से भाग दिया, तो 7 2 जा 14 यानी 7 दूना 14, बचा कितना, 1। यानी इस 15 दिन में 2 सप्ताह होता है। कितने सप्ताह होता है, 15 दिन में 2 सप्ताह हो गया। और रिमाइंडर कितना बच गया बाबू, तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बच गया, 1। अब बताइए लेस देन 7 है ना, अगर लेस देन 7 है तो ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा डे कहलाएगा, एक्स्ट्रा डे। अगर बाबू आपसे अगर ये पूछ दे कि हाउ टू गेट एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं, अगर ये पूछ दे बाबू, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा डे किसे कहते हैं और एक्स्ट्रा डे कौन कौन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, हमेशा याद रखिएगा, वैसे दिनों की संख्या जो सप्ताह पूरा ना कर सके उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। वैसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं, यानी अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा डे हैं। क्यों है एक्स्ट्रा डे, क्योंकि ये सभी में सप्ताह पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ दिन बचा हुआ था। बात समझ आ गई। लेकिन आपसे पूछे हाउ टू गेट एक्स्ट्रा डे, तो पहले लिख लीजिए इसके बारे में कुछ नोट। हाउ टू गेट एक्स्ट्रा डे, हाउ टू गेट एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन कैसे पता लगाएं। तो पहले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, तो उसके बाद हिंदी में लिखाते हैं, ठीक है। लिखेगा, इफ द नंबर ऑफ डेज इज मोर देन 6, if the number of days is more than 6, then divide that number then divide that number by 7। फिर से लिखिएगा, मतलब फिर से रिपीट देख लीजिएगा एक बार, कि if the number of days is more than 6, then divide that number by 7। उसके बाद लिखिएगा, divide by 7 divide by 7 divide by 7 until the remainder is less than 7, divide by 7 until the remainder is less than 7। हिंदी वाले लिख लेंगे, यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो, यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो तो उसमें 7 से 7 उसमें 7 से उसमें 7 से भाग देते हैं। यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो तो उसमें 7 से भाग देते हैं। अगला सेंटेंस लिखिएगा कि 7 से भाग तब तक दिया जाता है जब तक शेषफल 7 से कम ना हो जाए। 7 से भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शेषफल 7 से कम ना हो जाए। चलिए, तो हम 7 से भाग कब देते हैं बाबू, 7 से भाग हम तभी देते हैं जब दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो। अगर दिनों की संख्या बाबू अगर 7 से कम हो, जैसे 1, तो क्या इसमें आप 7 से भाग दोगे, क्यों नहीं दोगे। तो देखिए, क्यों नहीं दोगे वो भी समझिए। आपका फोकस है और एक्स्ट्रा डे निकालने का, और एक्स्ट्रा डे का मतलब वो कि जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए, अब उसको निकालना चाहते हैं। तो बताइए, ये तो खुद एक्स्ट्रा डे है, क्या सप्ताह पूरा कर पाया, नहीं ना, तो खुद एक्स्ट्रा डे है, तो उसमें 7 से भाग दीजिएगा, नहीं। क्या 2 में 7 से भाग दीजिएगा, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट यही है, एक्स्ट्रा डे निकालना। एक्स्ट्रा डे निकालना, एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या, जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए। तो 2 तो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, तो इसमें क्या 7 से भाग दीजिएगा, नहीं। 3 से भी नहीं, 3 में भी नहीं दीजिएगा, 4 5 6, ये सभी में 7 से आप भाग नहीं दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, 7 से कम है। हम 7 से भाग कब देंगे बाबू, तो नोट में लिखा है कि यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो तभी हम 7 से भाग देते हैं। और 7 से भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शेषफल 7 से कम ना जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है ना, इज
more than 6, number of days is more than 6, then divide by 7। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए बाबू, रिमाइंडर लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन 7 हो, तभी वो एक्स्ट्रा डे कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 क्या है, लेस देन 7 है, क्योंकि सप्ताह पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए ना वो एक्स्ट्रा डे है। तो जो रिमाइंडर लेस देन 7 होगा बाबू, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा डे कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा डे कहेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूं और उसको समझाता हूं। नहीं, क्वेश्चन देने से पहले मैं कुछ आपको समझाना भी चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसमें कहेगा 8 दिन में एक्स्ट्रा डे कितने हैं, अतिरिक्त दिन कितने हैं। तो आपको पता है कि सप्ताह को हटाने के बाद, सप्ताह को हटाने के बाद, या सप्ताह बोलिए या 7 के मल्टीपल बोलिए, एक ही बात है। तो सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा, जो बच जाएगा, यानी वो दिन जो बच जाएगा, जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा डे। तो सर इस 8 में से एक सप्ताह मैंने हटा दिया, मतलब मैंने 7 दिन हटा दिया तो बचा कितना, एक। अब जो बच गया बाबू, रिमाइंडर जो बच गया, वो एक बताइए, वो लेस देन 7 है ना, लेस देन 7 है ना। तो यही हो गया क्या, आपका एक्स्ट्रा डे। क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे। तो अगर मान लीजिए कोई भी दिनों की संख्या 6 से ज्यादा दिया हो, तो उसमें से क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल को या सप्ताह को हटा दीजिएगा। तो हटाने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर लेस देन 7 होगा। और जो भी रिमाइंडर लेस देन 7 होगा, वही क्या होगा, एक्स्ट्रा डे। क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा डे क्या होता है, 7 से कम होता है। 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा डे है, क्योंकि वो सप्ताह पूरा नहीं कर पाया और 7 से कम है। समझाया। लेकिन हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे, यानी दिनों की संख्या अगर 6 से ज्यादा हो, तो उसमें 7 से भाग देंगे। और 7 से ही क्यों भाग देंगे, हम 7 से इसलिए भाग देंगे बाबू, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। अगर सप्ताह होता 5 दिन का, तो हम 5 से भाग देते हैं। अगर सप्ताह होता 4 दिन का, तो 4 से भाग देते हैं। अगर सप्ताह होता 8 दिन का, तो हम 8 से भाग देते हैं। लेकिन सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। यानी 7 दिन के समूह को हम निकाल देंगे 8 में से, तो बचेगा क्या, एक दिन। तो वही हो गया एक्स्ट्रा डे। क्लियर। अब देखिए बाबू, अब मान लीजिए आपके सामने एक सवाल पूछा कि बताइए इन सभी का एक्स्ट्रा निकालिए। क्या निकालिए, एक्स्ट्रा डे। तो सभी का आपको एक्स्ट्रा डे निकालना है। क्या निकालना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो बताइए बाबू, 15 में कितना एक्स्ट्रा डे होगा, बताइए 15 में कितना एक्स्ट्रा डे होगा। तो अब क्या करोगे, क्या करोगे, 15 7 से 6 से ज्यादा है ना। तो अगर कोई संख्या 6 से ज्यादा हो, तो उसमें 7 से भाग दे करके हम एक्स्ट्रा डे निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह क्या होता है, 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं। अगर सप्ताह 6 दिन का होता तो 6 से भाग देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो इसलिए हम 15 दिन में अगर हम एक्स्ट्रा डे निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम 7 के मल्टीपल यानी सप्ताह को हम निकाल लेंगे, और जो बचेगा वो ही एक्स्ट्रा डे होगा। तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे कि 15 में हम 7 से भाग दे देंगे। तो 15 में 7 से भाग देंगे बाबू, तो बताओ 7 दूना 14, बचा कितना, 1। यानी 15 में बाबू, 15 में हो गया 2 सप्ताह। 15 में कितना सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह। और ये देखिए रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर बताइए, ये लेस देन 7 हो गया ना। अगर ये लेस देन 7 हो गया बाबू, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डे हो गया। तो 15 में कितने सप्ताह, कितना विषम दिन। तो हमको पता चल गया बाबू कि इस 15 दिन में, सॉरी, इस 15 दिन में, 15 दिन में 2 सप्ताह, कितने सप्ताह, 2 सप्ताह हो गया, और एक एक्स्ट्रा डे हो गया, एक्स्ट्रा डे हो गया। यहां तक समझ में आया।
इस 15 दिन में कितने सप्ताह? 2 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे। कैसे? तो क्लियर हो गया कि 15 में से मैंने सप्ताह को हटा दिया, तो 15 में कितना सप्ताह हटेगा? तो 15 में 2 सप्ताह हटेगा, तो 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन हट गया। 14 दिन हट गया तो बचा क्या? 1। अब ये 1 बताइए, 1 क्या है? एक्स्ट्रा डे है। बताया था ना एक्स्ट्रा डे, यानी वैसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे। तो क्लियर हो गया कि 15 में सर 2 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे हो गया, क्योंकि मैंने 15 में से 2 सप्ताह को यानी 14 दिन को हटा दिया, तो बच गया 1। और ये 1 जो है ना अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया, इसलिए ये एक्स्ट्रा डे कहलाया। क्लियर? तो 15 में हो गया 1 एक्स्ट्रा डे। अच्छा बताओ बाबू, 6 में कितना एक्स्ट्रा डे? तो क्या इसमें 7 से भाग दीजिएगा? बोलिए, 7 से भाग दीजिएगा? हम 7 से भाग कब देंगे बाबू? जब कोई संख्या 6 या 6 सॉरी जब कोई संख्या 6 से ज्यादा हो तब ना भाग देंगे। इसमें भाग दीजिएगा 6 से, 7 से। अगर कोई संख्या 7 से कम हो बाबू, उसमें आप कभी भी 7 से भाग नहीं दीजिएगा, क्योंकि 7 से कम होने वाली संख्या सभी एक्स्ट्रा डे है ही, तो क्या एक्स्ट्रा डे निकलेगा? मतलब मरे हुए को क्या मारिएगा आप? ये खुद एक्स्ट्रा डे है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे क्या निकालिएगा? हम एक्स्ट्रा डे तभी निकालेंगे जब वो क्या हो? 6 से ज्यादा हो, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक तो खुद ऑड डे है ना? पता है, ये एक्स्ट्रा डे है। तो 6 में कितना एक्स्ट्रा डे? 6, क्योंकि इसमें हम जानते हैं 1 से लेकर 6 तक तो एक्स्ट्रा डे होता ही है। अच्छा बाबू, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि बताइए 28 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे? 28 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे बताइए? 28 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? तो आप क्या करोगे बाबू? ये 28 जो है वो क्या है? 6 से ज्यादा है। तो अगर कोई संख्या 6 से ज्यादा हो तो उसमें 7 से भाग देते हैं, तो देखो 7 चौक क्या हो गया? 28। अब रिमाइंडर कितना बचा बाबू? 0। यानी कि क्लियर हो गया कि इस 28 दिन में 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह, और एक्स्ट्रा डे नहीं होते हैं। यानी कि देखो बाबू, याद रखेगा, इस 28 दिन में मैंने 4 सप्ताह को हटा दिया, 4 सप्ताह को हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0। यानी कि 28 दिन में एक्स्ट्रा डे की संख्या क्या होती है? 0 होती है, नहीं होती है। तो 28 दिन में 0, 28 दिन में एक्स्ट्रा डे की संख्या 0 यानी कि नहीं होती है। अच्छा, अगर पूछेगा कि बताइए 29 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे, तो पहले बताइए आप। तो 29 दिन में एक्स्ट्रा डे कितने होते बाबू? तो देखिए ये है 29, ये संख्या क्या है? 6 से ज्यादा है। अगर कोई संख्या 6 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28। बचा क्या बाबू? 1। यानी कि इस 29 दिन में 4 सप्ताह, कितने सप्ताह? 4 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे होगा। क्या होगा बाबू? एक्स्ट्रा डे हो गया। और एक्स्ट्रा डे हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 6 तक में होता है। 1 से लेकर 6 तक में क्या होता है? सभी एक्स्ट्रा डे होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा डे 7 से कम होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो देखिए ये 7 से कम आ गया ना, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा डे। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर इस 29 दिन में 4 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। क्लियर? समझ आ गया? चलिए, अगर मान लीजिए बाबू, अगर आपसे पूछ दे बाबू कि बताइए इस 30 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे? 30 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे? तो 30 दिन में एक्स्ट्रा डे पूछेगा बाबू, तो आप बताइएगा क्या करेंगे हम? 30 में 30 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे? तो यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो तो उसमें हम 7 से भाग दे करके एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। मतलब उसमें हम सप्ताह को निकाल देते हैं। तो सप्ताह को निकालने के बाद जो भी बच जाएगा ना, वही होगा एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे का मतलब वो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया। तो इस 30 दिन में पूछेगा बाबू, तो 30 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो बताओ 7 चौक 28, 28 घटा दीजिए, बचा कितना? 2। यानी इस 30 दिन में सर 30 दिन में 4 सप्ताह होंगे और 2 एक्स्ट्रा डे होंगे।
एक्स्ट्रा डे होंगे। देखिए ये 7 से कम आ गया ना, 7 से कम आएगा तभी वो एक्स्ट्रा डे होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 से लेकर 6 तक के बीच में ही है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे। तो 30 दिन में 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। अच्छा बाबू आपसे पूछेगा 31 दिन में तो, 31 दिन में तो बताइए 31 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे। तो देखो इस 31 दिन में एक्स्ट्रा डे निकालना है तो हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का। तो अगर हम 31 दिन में से सप्ताह को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वही एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो इस 31 में 7 चौक 28 हटाया मैंने, बचा कितना, 3। तो ये हो गया 31 दिन में 4 सप्ताह, 31 दिन में 4 सप्ताह और 3 एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि 7 से कम होगा तभी वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो देखिए 7 से कम आया ना, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे हो गया। तो 31 दिन में 3 एक्स्ट्रा डे। चलिए अगर मान लीजिए बाबू आपसे पूछेगा कि बताइए 365 डेज में कितना एक्स्ट्रा डे, 365 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे, थोड़ा बताइए तो आपको पता है कि 6 से ज्यादा अगर कोई दिया हुआ संख्या, यानी नंबर ऑफ डेज क्या हो, 6 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ डेज क्या हो, 6 से ज्यादा हो, तो उसमें 7 से भाग दे करके हम एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। और एक्स्ट्रा डे तभी वो कहलाता है जब वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। तो 365 डेज में हम एक्स्ट्रा डे निकालने की कोशिश करेंगे तो हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का। तो 7 वाले समूह को हम निकाल लेंगे, 7 के मल्टीपल वालों को निकाल लेंगे, तो निकालेंगे जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे होगा, तो सब जानते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, तो देखो 7 पचे 35 है ना, 7 7 5 से 35 आया। अब ये 1 आ गया, फिर यहाँ उतार दिए 5 है ना। अब देखिए 7 2 जा 14 यानी 7 दूना 14, बचा कितना बाबू, 1 है। अब देखिए बाबू इस 365 दिन में कितना सप्ताह आ गया, 52 सप्ताह आ गया, 52 सप्ताह। और देखिए लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्या आ गया, 6 से कम आ गया ना, सॉरी 7 से कम आ गया ना। तो 7 से कम जो अगर लास्ट में रिमाइंडर 7 से कम आएगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक में आएगा, तभी वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। तो देखिए ये 7 से कम आ गया तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे। क्लियर। तो 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अगर आपसे पूछेगा बाबू बताइए 366 में कितना एक्स्ट्रा डे, 366 में कितना एक्स्ट्रा डे आएंगे, तो हम क्या करेंगे बाबू, अगर आपसे पूछेगा कि 366 में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, यानी कि 366 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो ये क्या है, दिनों की संख्या क्या है, 6 से ज्यादा है ना। तो 6 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सप्ताह को निकाल देंगे। सप्ताह को निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो देखो 7 पचे 35, अब यहाँ देखिए 6 हो गया 16। तो अभी भी हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए ये 7 से कम नहीं आया, रिमाइंडर अभी रिमाइंडर है ये नहीं ना, क्योंकि अभी भी 7 से भाग लगेगा। तो देखो 7 दूना 14, बचा कितना 2। अब देखिए यहाँ पर आ गया 7 से कम, तो 7 से कम आ गया बाबू, तो ये हो गया रिमाइंडर, यानी ये हो गया एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पर 366 दिन में 52 सप्ताह, 365 दिन में 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा डे हो गया, 2 एक्स्ट्रा डे हो गया। बात समझ में आ गई, यानी 366 दिन में 52 सप्ताह 2 एक्स्ट्रा डे, लेकिन हमको सप्ताह नहीं निकालना है, हमको निकालना है कितने एक्स्ट्रा डे होंगे। तो 366 दिन में 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा कि यदि दिनों की संख्या 6 से ज्यादा हो तभी हम 7 से भाग देंगे। 6 से 7 से अगर मान लीजिए 1 से लेकर 6 तक में है तो 7 से भाग देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 तक खुद एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा डे क्या निकालेंगे, समझाया। तो अगर मान लीजिए 1 दे दिया तो उसमें 7 से मत भाग दीजिएगा, 2 दे दिया 7 से भाग मत दीजिएगा, 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 तक में 7 से भाग नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो खुद एक्स्ट्रा डे है। भाग कब दीजिएगा, जब दिनों की संख्या क्या हो, 6 से ज्यादा हो तब भाग दीजिएगा। 7 से ही क्यों भाग दीजिएगा, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का, इसलिए 7 से भाग देते हैं। तो इस 15 दिन में हमने क्या किया, सप्ताह को निकाल दिया, निकाला यानी 7 के मल्टीपल को निकाल दिया, तो बचा जो वही होगा एक्स्ट्रा डे। तो 15 में हम 14 दिन यानी 2 सप्ताह निकाल दिए, तो बच गया एक, यही हो गया एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए। तो पहले इसको उतार लीजिए। अगर बाबू आपसे अगर पूछे
सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष। तो वो सबसे पहले हम सेंचुरी शब्द को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रिकेट प्लेयर 100 रन बनाता है, तो कहते हैं ना कि उन्होंने अपना सेंचुरी पूरा किया, उन्होंने अपना सेंचुरी पूरा किया, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हो गया सेंचुरी, इट मीन्स 100। सेंचुरी इट मीन्स 100। सेंचुरी ईयर का मतलब हो गया 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष मिल करके एक शताब्दी यानी कि एक सेंचुरी का निर्माण करता है। 100 वर्ष मिल करके क्या करता है? एक शताब्दी यानी कि एक सेंचुरी ईयर का निर्माण करता है। अब समझिए, इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, पहले लिखेंगे सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर जिसको हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। लिखिएगा इसके बारे में, नोट लिखिएगा। A year which is in multiple of 100 is called century year. A year which is a year which is in multiple of 100 is called century year. हिंदी में लिख लीजिए बाबू, शताब्दी वर्ष लिख करके डैश दीजिएगा, शताब्दी वर्ष लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा वैसा वर्ष, वैसा वर्ष जो वैसा वर्ष जो 100 के गुणज का हो, वैसा वर्ष जो 100 के गुणज का हो, वैसे वर्ष को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। ठीक है, वैसा वर्ष जो 100 के गुणज यानी 100 के मल्टीपल का हो, तो वैसे वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए बाबू, यहाँ पर ये है 1600। क्या है? 1600। अब बताइए, ये बताइए बाबू, ये 16 गुना 100, ये 1600 100 के मल्टीपल में है या नहीं? 100 के मल्टीपल में है, तभी तो लास्ट में डबल जीरो लगा है। तो याद रखिएगा, अ ईयर विच इज इन मल्टीपल ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो, तो वैसे वर्ष को सेंचुरी वर्ष यानी शताब्दी वर्ष कहते हैं। और अगर कोई भी वर्ष शताब्दी होगा बाबू, उसके लास्ट में डबल जीरो लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 1700, 1700 बताइए बाबू, 17 गुना 100, तो देखिए ये 1700 100 के मल्टीपल में है कि नहीं है? है ना। इसलिए क्या हो गया? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष है तो लास्ट में क्या लगा रहेगा? डबल जीरो लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1800, 1800 देखिए बाबू, तो देखिए 18 गुना 100, तो देखिए ये साल, ये वर्ष 100 के मल्टीपल में है या नहीं? 100 के गुणज में है ना, तो ये हो गया सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर, इसके लास्ट में क्या होता है? डबल जीरो लगा रहेगा। जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू, उसके लास्ट में डबल जीरो लगा रहेगा, याद रखिएगा। अब देखिए 1900, 1900 की बात करते हैं, तो 19 गुना 100 है ना, यानी ये भी वर्ष क्या है? सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? तो 100 के मल्टीपल में है, तो ये सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर है बाबू, तो याद रखिएगा लास्ट में डबल जीरो जरूर रहेगा। अब देखिए 2000, तो देखिए बाबू 20 गुना 100 है ना, 20 गुना 100 देखिए 100 के मल्टीपल में है ना, तो वैसा वर्ष जो 100 के गुणज में हो, यानी अ ईयर विच इज इन मल्टीपल ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू, तो लास्ट में क्या रहेगा? डबल जीरो जरूर रहेगा। तो इसको उतार लीजिए और ईटीसी में दे दीजिए। ईटीसी मतलब और भी हो सकते हैं, जो मैंने लिखा नहीं है, तो उतार लीजिए। अब लिखिएगा बाबू, अब लिखिएगा नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी गैर शताब्दी वर्ष, नॉन सेंचुरी गैर शताब्दी वर्ष, नॉन सेंचुरी।
गैर शताब्दी वर्ष, नॉन सेंचुरी ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर शताब्दी वर्ष। तो सिंपल सी बात है बाबू कि वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो, 100 के मल्टीपल में हो, तो वैसे वर्ष को हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। अगर 100 के मल्टीपल में ना हो तो वो नॉन सेंचुरी ईयर कहलाएंगे, यानी गैर शताब्दी वर्ष कहलाएंगे, है ना। तो इसके बारे में लिख लीजिए, तो मैं समझाता हूँ। लिखिएगा, अ ईयर, अ ईयर which is in not multiple of 100, a year is a year which is in not multiple of 100 is called non century year। वैसा वर्ष, वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में यानी 100 के गुणज में ना हो, तो वैसे वर्ष को गैर शताब्दी वर्ष कहते हैं। A year which is in not multiple of 100 is called non century year। वैसा वर्ष जो 100 के गुणज में ना हो, तो वैसे वर्ष को गैर शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे जैसे देखो बाबू, 2016। अब बताइए, चलिए मैं 2010 रखता हूँ, 2010। अब बताइए, ये 100 के मल्टीपल में है। अगर ये 100 के मल्टीपल में रहता बाबू, तो लास्ट में इसका क्या रहता? डबल जीरो रहता। डबल जीरो है नहीं ना। तो वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में यानी 100 के गुणज में नहीं है, तो वैसे वर्ष को हम गैर शताब्दी वर्ष कहते हैं। अ ईयर विच इज इन नॉट मल्टीपल ऑफ 100 इज कॉल्ड नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है। अगर ये सेंचुरी ईयर रहता बाबू, तो लास्ट में क्या रहता? लास्ट में डबल जीरो रहता। यहाँ डबल जीरो है नहीं ना, तो ये क्या हो गया? नॉन सेंचुरी ईयर। 1915, बताइए, क्या लास्ट में डबल जीरो है? नहीं ना, तो ये क्या हो गया? नॉन सेंचुरी। क्यों? क्योंकि ये 100 के मल्टीपल में नहीं है। 100 के मल्टीपल में रहता तो लास्ट में डबल जीरो जरूर लगा रहता। ठीक है, तो ये नॉन सेंचुरी है। मान लीजिए 2026, 2026 क्या सेंचुरी ईयर है? नहीं ना। सेंचुरी ईयर रहता बाबू, सेंचुरी ईयर रहता तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो 100 के मल्टीपल में रहता, और 100 के मल्टीपल में आने वाला कोई भी ईयर रहेगा तो उसके लास्ट में क्या रहेगा? डबल जीरो रहेगा। तो क्या वो डबल जीरो है लास्ट में? नहीं ना। तो ये सभी क्या है? नॉन सेंचुरी ईयर है। तो ईटीसी कर दीजिए, ईटीसी कर दीजिए, इसको उतार लीजिए। अगर आपसे पूछे बाबू कि लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, मान लीजिए आपके सामने ढेर सारा ईयर दे दिया और उसमें बता पूछ रहा है कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। मतलब इस पूरे भीड़ में आपको अगर छांटना हो कि नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष कौन सा है, लीप ईयर मतलब लीप वर्ष कौन सा है, तो कैसे छाटेंगे? तो आपको पहले पहचानने आएगा तब ना छाट पाइएगा कि सर ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है ना। तो पहले हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर। ठीक है, तो लिख लीजिए उसके बारे में। हाउ टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई लीप ईयर। हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर, हिंदी में लिख लीजिएगा, लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर। और इसके बारे में डेफिनेशन पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, तब हिंदी में लिखाऊंगा। लिखिएगा, अ ईयर, अ ईयर, अ ईयर which is completely divisible by, a year which is completely divisible by 4 or 400, 4 or 400, a year which is completely divisible by 4 or 400 is called leap year। A year which is completely divisible by 4 or 400 is called leap year। हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा बाबू कि लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं। लिख के डैश दीजिए, लिखिएगा, वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाता हो, पूर्णतः विभाजित हो जाता हो। वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो, तो वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। वैसा वर्ष
जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो तो वैसे वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। समझ में आया? लेकिन एक नोट और लिखिएगा, एक नोट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि डू नॉट यूज डेसिमल, डू नॉट यूज डेसिमल while doing division. Do not use decimal while do not use decimal while doing division. अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और लिखिएगा हिंदी में कि भाग देते समय दशमलव का प्रयोग ना करें। भागा देते समय दशमलव का प्रयोग ना करें। डू नॉट यूज डेसिमल while doing division. ठीक है? जब आप भाग जब आप भाग दे रहे होते बाबू, तो उस समय आप कभी भी दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा। अब चलिए, तो हमने समझा लीप ईयर के बारे में कि सर वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाता हो, वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाता हो यानी विभाजित हो जाता हो, तो वैसे वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और भाग देते समय दशमलव का प्रयोग नहीं करना है। मतलब जब भाग देंगे तो उस समय दशमलव का प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है? तो बाबू एक चीज दिमाग में रखिए, वर्ष आप देखें, एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल, एक लीप। तो लीप के बारे में जान गए कि वैसा वर्ष जो 4 या 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो, तो वैसे वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और डिवाइड यदि 4 या 400 से भाग देते समय हम दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी पॉइंट याद रखना है। यानी भाग देते समय दशमलव का प्रयोग नहीं करना है, यानी बिना दशमलव के वो कट जाए, तो वो होता है लीप ईयर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 4 या 400 से कट गया तो लीप वर्ष, और नहीं कटा तो साधारण वर्ष। 4 या 400 से जो वर्ष कट गया तो वो लीप वर्ष, और नहीं कटा तो साधारण वर्ष। क्लियर? चलिए, लेकिन बाबू एक चीज ये दिमाग में रखिएगा कि आखिर हम सेंचुरी ईयर को 400 से ही भागे क्यों देते हैं। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, एक नोट में याद रखिएगा बाबू कि सेंचुरी ईयर को बाबू 400 से भाग दीजिएगा। किससे भाग दीजिएगा? 400 से। हमेशा याद रखिएगा, सेंचुरी ईयर को 400 से भाग दीजिएगा, और नॉन सेंचुरी ईयर को नॉन सेंचुरी ईयर को 4 से भाग दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि शताब्दी वर्ष रहेगा बाबू, शताब्दी वर्ष रहेगा, तो उसे 400 से भाग दीजिएगा। किससे भाग दीजिएगा? 400 से। अगर गैर शताब्दी रहा, क्या रहा? गैर शताब्दी रहा, गैर शताब्दी वर्ष रहेगा बाबू, तो वैसे वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं। तो पहले नोट लिख लीजिए, तब इसको उतारिएगा। तो लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा बाबू, सेंचुरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 400। सेंचुरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 400। फिर सुन लीजिए, सेंचुरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 400 एंड नॉन सेंचुरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 4। शताब्दी वर्ष को हिंदी में लिख लीजिएगा, शताब्दी वर्ष को 400 से और गैर शताब्दी वर्ष को 4 से भाग दिया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। ये बताया था मैंने। लेकिन एक सवाल आता है कि सर किसको हम 4 से भाग देंगे और किसको हम 400 से भाग देंगे, मतलब हम कब 400 का यूज करेंगे और कब 4 का यूज करेंगे। तो याद रखे बाबू, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देना है और गैर शताब्दी को 4 से भाग देना है। उसके बाद इस नोट को उतार लीजिए। आप लिख लिए आप नोट कि सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देना है और
नॉन सेंचुरी ईयर को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि सेंचुरी ईयर को हमेशा 400 से भाग देते हैं और नॉन सेंचुरी को ईयर को हमेशा 4 से भाग देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये सवाल आता है बाबू कि सर सेंचुरी ईयर को 400 से ही क्यों भाग देते हैं, 4 से क्यों नहीं भाग देते हैं, और नॉन सेंचुरी ईयर को यानी गैर शताब्दी वर्ष को 4 से ही क्यों भाग देते हैं, 400 से क्यों नहीं भाग देते हैं। तो बताइए बाबू, सप्ताह कितने दिन बाद आता है? तो हम जानते हैं सर, सप्ताह का रिपीटेशन हमेशा 7-7 दिन पर होता है। ठीक है, यानी कि आज अगर बाबू सोमवार है तो फिर 7 दिन बाद भी सोमवार आएगा। तो सप्ताह बाबू 7-7 दिन पर आता है, इसलिए हम सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो उसी तरह से सेंचुरी लीप ईयर जो है ना, वो 400 साल पर आता है, इसलिए हम उसको 400 से भाग देते हैं। और नॉन सेंचुरी ईयर जो है, नॉन सेंचुरी ईयर वो 4 साल बाद आता है, इसलिए उसमें हम 4 से भाग देते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ देखिए बाबू, सेंचुरी सेंचुरी लीप ईयर, देखो बाबू सेंचुरी लीप ईयर में आखिर हम 400 से ही क्यों भाग देते हैं, 400 से ही क्यों भाग देते हैं, उसका रीजन समझिए। तो मैंने कहा कि सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 400 साल बाद आता है, इसलिए हम 400 से भाग देते हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए बाबू कि ये 1600 वर्ष है। वर्ष कौन सा है? 1600। अब बताइए सेंचुरी है ना, सेंचुरी है ना, क्यों? क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, तो सेंचुरी ईयर है। अब ये सेंचुरी ईयर लीप है कि नॉर्मल, अब चेक कीजिए। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, चार किसी भी वर्ष में 4 या 400 से भाग देते हैं। लेकिन कंसेप्ट याद है कि सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से भाग देना है, और नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा तो 4 से भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 400 से भाग देते हैं। अब बताइए, चार, क्योंकि सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग देंगे। अब बताइए 400 के मल्टीपल में ये 1600 आएगा कि नहीं आएगा? तो 400, 800, 1200, 1600 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये क्या हो गया बाबू, लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर? सेंचुरी लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर? सेंचुरी लीप ईयर। अब अगला सेंचुरी लीप ईयर बाबू 400 साल पर आएगा। क्या आएगा? 400 साल पर आएगा। तो अगला सेंचुरी लीप ईयर कब होगा? तो वर्ष 2000। अब देखिए ये भी लास्ट में डबल जीरो है, सेंचुरी है ना। अब इसको भी पता लगाना है कि सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए उस ईयर में 4 या 400 से भाग देते हैं, और सेंचुरी रहेगा तो 400 से, और नॉन सेंचुरी रहेगा तो 4 से। अगर कट गया तो लीप ईयर, और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। अब बताइए बाबू सेंचुरी ईयर है ना, तो इसको हम 4 से भाग देंगे, 400 से। तो 400 से, तो 400 से मैंने भाग दिया, कट गया। तो देखिए 400 के मल्टीपल में अगर आ गया 2000, तो वो कट जाएगा। तो देखो 400, 800, 1200, 1600, 2000 आ गया ना। तो ये कट गया, तो ये कट गया तो क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। कौन सा लीप ईयर? सेंचुरी लीप ईयर। समझ में आ रही बात है? अब देखिए अगला सेंचुरी लीप ईयर कब आएगा बाबू? तो 400 साल बाद आएगा। चाहे आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, 400 साल पर ही सेंचुरी लीप ईयर आएगा। तो अब बताओ बाबू, अब बताओ अगला सेंचुरी लीप ईयर कब होगा? 2400। 2400। अब देखिए इसको भी अब 400 से काटिए, ये कट जाएगा। तो ये भी हो गया लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर? सेंचुरी लीप ईयर। फिर अगला सेंचुरी लीप ईयर कब आएगा? तो 400 साल बाद आएगा। तो आगे जा रहे हैं बाबू तो 400 ऐड हो रहा है, अगर पीछे जाते जाएंगे तो 400 माइनस होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2400 में अगर 400 जोड़ते हैं बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, 2800। यानी अभी देखिए ये भी 400 से कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। अब बताओ बाबू, ये लीप ईयर है गया तो कौन सा लीप ईयर है? सेंचुरी लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर? सेंचुरी लीप ईयर। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू कि सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 400 साल पर आते रहता है, इसलिए इसको हम 400 से भाग देते हैं, 4 से नहीं। उसी तरह से बाबू नॉन सेंचुरी लीप ईयर, नॉन सेंचुरी लीप ईयर, नॉन सेंचुरी लीप ईयर का मतलब हो गया गैर शताब्दी लीप वर्ष। गैर शताब्दी लीप वर्ष यानी जो वैसा लीप वर्ष जो 100 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है। अब देखिए देखिए बाबू,
नॉन सेंचुरी लीप ईयर को हमेशा 4 से इसलिए भाग दिया जाता है, 4 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि नॉन सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 4 वर्ष बाद आता है। जैसे जैसे एग्जांपल समझिए, 2016 बाबू। अब 2016 बताइए सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर रहता बाबू तो इसके लास्ट में क्या रहता? डबल जीरो। डबल जीरो रहता तो हम समझ जाते हैं कि ये 100 के मल्टीपल में है, तो ये सेंचुरी ईयर है। तो ये देखिए बाबू, ये है नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी। याद रखिएगा, सेंचुरी का मतलब 100 के मल्टीपल में, और 100 के मल्टीपल में अगर नहीं है तो नॉन सेंचुरी। लेकिन अगर जो ईयर 4 या 400 से कट गया वही लीप ईयर कहलाएगा। तो अब बताइए नॉन सेंचुरी लीप ईयर में है या नहीं, इसको चेक करना है बाबू। तो इसे हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से। अब इसके लास्ट डिजिट, डबल डिजिट को देखिए, क्या 4 से ये 16 कट जा रहा है? अगर ये कट रहा है तो वो हो जाएगा लीप ईयर। तो ये देखिए 4 चौके 16 कट गया, तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। अब प्रत्येक नॉन सेंचुरी लीप ईयर जो है ना वो 4 वर्ष पे आता है, यानी कि अब अगला नॉन सेंचुरी लीप ईयर 4 वर्ष बाद आएगा, यानी 2020 में आएगा। देखिए ये भी देखिए 4 से कट जा रहा है। देखिए लास्ट वाला डबल डिजिट देखिए 4 से कट जा रहा है ना, तो कट जा रहा है तो क्या हो गया? लीप ईयर। फिर देखिए अगला नॉन सेंचुरी लीप ईयर 4 वर्ष पे आएगा, तो आ जाएगा 2024। देखिए इसमें भी देखिए 4 से भाग देंगे तो इसका लास्ट डबल डिजिट 4 से कट जा रहा है, 24 कट जाना है 4 से। फिर देखिए तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। फिर देखिए अगला, देखिए अगला नॉन सेंचुरी लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, यानी कि 2028। इसको भी देखिए 4 से भाग देते हैं तो 4 से कट रहा है ना, तो उसी तरह से आगे चलते जाएगा। तो आपने देखा बाबू कि लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं। तो वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाता हो तो वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है, वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। और 4 या 400 से भाग देते समय दशमलव का प्रयोग नहीं करना है, ये पता है आपको। लेकिन बाबू इसमें हमको अगर पता लगाना है कि भाई 4 से कब भाग देंगे और 400 से कब भाग नहीं देंगे, मतलब 4 या 400 का प्रयोग हम कब करेंगे, तो इसके बारे में मैंने बताया कि सेंचुरी ईयर रहेगा, सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू तो 400 से भाग दीजिएगा, सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से भाग दीजिएगा, और नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा तो 4 से भाग दीजिएगा। अगर वो कट गया, अगर वो विभाजित हो गया सेंचुरी ईयर 400 से, तो वो हो जाएगा लीप ईयर। नहीं कटा तो हो जाएगा नॉर्मल ईयर। अगर नॉन सेंचुरी ईयर 4 से कट गया तो हो जाएगा लीप ईयर, और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। 400 से इसलिए भाग देते हैं बाबू कि सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 400 साल पर आता है। तो ये 1600 सेंचुरी लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से कट रहा है। तो अब अगला सेंचुरी लीप ईयर आएगा 400 साल बाद, यानी कि 2000 में आएगा। फिर अगला सेंचुरी लीप ईयर 400 साल बाद आएगा, यानी 2400 में आएगा। फिर अगला सेंचुरी लीप ईयर 400 साल बाद आएगा, यानी 2800 साल पर आएगा। यानी 400 साल पर आने के कारण इसलिए हम 400 से भाग देते हैं। सप्ताह 7 दिन पर आता है इसलिए 7 से भाग देते हैं। तो सेंचुरी लीप ईयर 400 साल पर आता है तो 400 से भाग देते हैं, और नॉन सेंचुरी ईयर 4 साल बाद आता है इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन बाबू एक नोट और सुन लीजिए, हमेशा सब कुछ सत्य नहीं होता, कभी कभी अपवाद का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अपवाद हमेशा, मतलब ये सभी जगह नहीं होता है, वो कभी कहीं पर अपवाद मिल जाएगा। तो अपवाद यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है? तो देखो बाबू, मैंने कहा कि सेंचुरी ईयर प्रत्येक 400 साल बाद आता है, सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 400 साल बाद आता है। मैंने कहा नॉन सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है, कहा ना। लेकिन ऐसा ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी अपवाद यानी एक्सेप्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे समझ लीजिए बाबू, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये है 1892,
1892 क्या है, देखिए ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो सर 92 4 से कट रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। अगर बाबू ये लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो मैंने क्या बताया था कि नॉन सेंचुरी लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है। अब हम इसमें 4 जोड़ेंगे बाबू, अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो बताइए फिर से लीप ईयर आना चाहिए। तो देखता हूँ 1892 में मैंने 4 जोड़ा तो आ गया 1896। तो देखिए ये भी 4 से कट रहा है, 96 4 से कट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। याद रखिएगा कि नॉन सेंचुरी लीप ईयर में 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए इसका लास्ट डबल डिजिट 4 से कट जाएगा तो वो हो जाएगा लीप ईयर, अगर नहीं कटा तो वही हो गया नॉर्मल ईयर। सिंपल सा बात है, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो देखिए यहाँ 96 4 से कट रहा है ना, हम 4 से क्यों भाग दिए इसको, हम 4 से क्यों भाग दिए, तो क्या है, ये नॉन सेंचुरी है, नॉन सेंचुरी को 4 से और सेंचुरी ईयर को 400 से, तो ये भी नॉन सेंचुरी था इसलिए 4 से भाग दिया, ये कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटता तो नॉर्मल ईयर। फिर अगला नॉन सेंचुरी लीप ईयर आएगा 4 साल बाद, यानी कि अगर 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96। 96 देखिए मैंने जब 4 से भाग दिया तो 96 कट रहा है कि नहीं कट रहा, बताइए। 96 कट रहा है ना 4 से, तो ये कट रहा है सर, तो ये भी क्या है, लीप ईयर। अब अगला लीप ईयर भी तो 4 साल बाद आना चाहिए, तो मैंने जैसे ही 4 जोड़ा बाबू तो ये आ गया 1900। अब ये देखिए 1900 क्या आ गया, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर में काउंटिंग होगा जब वो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर में तभी गिनती होगा जब वो 400 से विभाजित होता है। तो 1892 लीप ईयर था, तो अगला लीप ईयर 96 आया, तो अगला लीप ईयर फिर 4 साल बाद आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा ये आ गया सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि लीप है कि नॉर्मल, तो किससे भाग देंगे, तो सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि लीप है कि नॉर्मल, तो उसमें 400 से भाग देंगे, इसमें कभी 4 से भाग नहीं देंगे। अब बताइए 1900 400 के मल्टीपल में आ रहा है, देखिए तो 400 800 1200 1600 2000 कहाँ आया, 1900 नहीं ना आया, तो ये क्या आ गया, नॉर्मल ईयर। अब बताइए बाबू यहाँ एक्सेप्शन मिल गया ना, एक्सेप्शन मिल गया ना। अभी आपने क्या डाटा था कि सर नॉन सेंचुरी ईयर प्रत्येक 4 साल पर आता है इसलिए हम 4 से भाग देते हैं, तो 1892 भी तो लीप ईयर था, नॉन सेंचुरी लीप ईयर था, क्योंकि तो ये 4 से कट रहा था। फिर 4 साल बाद फिर मैंने देखा 1896, ये भी लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से 4 जोड़ा तो आ गया 1900, और ये हो गया सेंचुरी। और सेंचुरी लीप ईयर में तभी गिनती होगा जब वो 400 से कटेगा, उसको सेंचुरी ईयर को कभी 4 से भागा हम नहीं देते हैं, हमेशा 400 से भाग देते हैं। तो 400 से 1900 कटेगा नहीं, तो क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। तो देखिए 4 साल पे लीप ईयर, 4 साल पे लीप ईयर आ पाया, तो एक्सेप्शन मिलेगा बाबू, इसलिए एक्सेप्शन के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए। तो एक्सेप्शन कुछ भी आए बाबू उस पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है कि लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 या 400 से हम भाग देते हैं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया बिना डेसिमल के, बिना दशमलव के, तो वो हो गया लीप ईयर। अगर नहीं पूरी कटा तो वो हो गया नॉर्मल ईयर। यानी वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाए तो वैसे वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। अगर नहीं कटा तो साधारण यानी नॉर्मल ईयर कहते हैं। लेकिन भाग देते समय ध्यान रखना है कि दशमलव का प्रयोग नहीं करना है। बिना दशमलव के अगर 4 या 400 से कट गया तभी लीप वर्ष। अब उसमें बताया कि 4 का प्रयोग कब करना है, 400 का प्रयोग कब करना है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में 4 से भाग दीजिएगा, कट गया पूरी तो लीप ईयर, और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। सेंचुरी ईयर में 400 से ही भाग दीजिएगा, कट गया तो लीप ईयर और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक सेंचुरी लीप ईयर 400 साल पर आता है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए हम 400 का यूज करते हैं। और प्रत्येक नॉन सेंचुरी लीप ईयर 4 साल पे आता है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए हम 4 से भाग देते हैं।
अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ, पहले बताइएगा कि इसमें कौन सा सेंचुरी ईयर है, कौन सा नॉन सेंचुरी ईयर है। ठीक है, देखिए तो ये मैं आपके सामने ईयर रख देता हूँ, ईयर। बस आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देता हूं बाबू, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 1996। 1996। अब बताइए इसका पता लगाना है कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो किससे भाग दें। तो आपको पता है कि लीप ईयर है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए ईयर में क्या करेंगे, 4 या 400 से भाग देंगे। और 4 से किसको भाग देना है तो पता है, और 400 से किसको भाग देना है ये भी पता है। तो ये क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, तो इसको 400 से नहीं, इसको 4 से भाग देंगे। तो इसका लास्ट वाला डबल डिजिट 4 से कट गया तो वो लीप ईयर, अगर नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो देखिए 4 से 96 कट जाएगा ना, कट गया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। ये क्या हो गया, लीप ईयर है, यानी 1996 क्या है, लीप ईयर है। अब बताइए बाबू 2016। 2016, तो 2016 क्या है, 2016 क्या है, सेंचुरी ईयर है नहीं ना। सेंचुरी ईयर रहता तो 400 से भाग देते, नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा तो 4 से। तो ये नॉन सेंचुरी है, सेंचुरी रहता तो लास्ट में डबल जीरो रहता, याद रखिएगा। तो हम नॉन सेंचुरी ईयर का को हम 4 से भाग देकर पता लगाते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट अगर कट गया 4 से तो लीप ईयर, अगर नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो देखिए 16 4 से कट जा रहा है ना, तो कट गया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। अब देखिए 2025। 2025 बताइए इसको किससे भाग दे, 4 से कि 400 से। तो कहेंगे सर सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से भाग दीजिएगा, और बाकी नॉन सेंचुरी में 4 से भाग दीजिएगा। तो ये नॉन सेंचुरी है तो इसको 4 से भाग दीजिएगा। इसका लास्ट डबल डिजिट 25 4 से कट रहा है, देखिए तो 4 के मल्टीपल में 25 आ रहा है। 4 8 12 16 20 24 28 कहाँ आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। यानी कि 25 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, यानी 25 4 से नहीं कट पा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, नॉर्मल ईयर हो गया, ये लीप ईयर नहीं है। 2026। 2026, अब देखिए 2026 जो ये साल चल रहा है 2026, इस वो देखिए किससे भाग देंगे, 4 से कि 400 से। तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, अगर सेंचुरी ईयर रहता तो लास्ट में क्या रहता, डबल जीरो रहता, क्या रहता, डबल जीरो रहता। तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए इसमें हम 4 से भाग देंगे। अब बताइए 26 लास्ट वाला डबल डिजिट, इस ईयर का लास्ट वाला डबल डिजिट 4 से कट रहा है। तो 26 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए नहीं कटेगा, तो इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर मान के चलिए आपके सामने देता है 1800। 1800 तो बताइए बाबू ये इसमें 4 से भाग दीजिएगा कि 400 से। तो ये 1800 जो है वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर का पता लगाना है बाबू, तो 4 से नहीं 400 से भाग दीजिएगा। तो बताइए 1800 400 से कट रहा है, 400 के मल्टीपल में आ गया बाबू तो वो कट जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। जैसे 400 800 1200 1600 2000। तो बताइए क्या 1800 400 के मल्टीपल में आ रहा है, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर मैं देता हूँ 1600। 1600, अब देखिए बाबू 1600 देखते हैं। तो ये 1600 जो है, ये 1600 जो है बाबू ये सेंचुरी ईयर है ना। सेंचुरी ईयर क्यों है, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है। तो सेंचुरी ईयर को हमेशा 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बाबू, 400 से भाग देंगे। सेंचुरी ईयर को किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। अब बताइए 400 के मल्टीपल में 1600 आता है कि नहीं आता है। तो 400 800 1200 1600 आ गया ना, तो ये कट जाएगा। ये कट गया बाबू तो ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक, चलिए अब मैं देता हूं आपको वर्ष 2000। तो 2000 भी क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। तो कैसे पहचाने सेंचुरी ईयर है, इसके लास्ट में क्या है, डबल जीरो है। तो इसको हम 400 से भाग देंगे। किससे भागू, तो 400 से भाग देंगे। तो 400 से भी कट रहा है, बताइए तो। तो कह सर 2400 से कट रहा है,
इसलिए ये लीप ईयर है। ये क्या है बाबू? लीप ईयर है। लास्ट में पूछता हूं, बताइए 1900 लीप ईयर है या नहीं? तो 1900 में आप किससे भाग दीजिएगा? 4 से कि 400 से? तो आप जानते हैं कि सर सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देना है और नॉन सेंचुरी ईयर को 4 से भाग देना है। तो ये 1900 जो है ना वो सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसमें हम 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 400 से। तो देखो 1900 400 के मल्टीपल में आ रहा है। 400, 800, 1200, 1600, 2000 आया? नहीं ना आया। हम 1900 को पार कर गए लेकिन आया नहीं ना। तो ये 1900 400 से नहीं कट रहा है। इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो समझ में आया बाबू? समझ में आया कि वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः कट जाए वो लीप ईयर, और नहीं कट पाए तो नॉर्मल ईयर। नॉन सेंचुरी को 4 से भाग देना है और देख लेना है कि उसका लास्ट डबल डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से कट रहा है तो लीप ईयर। और सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देना है। हम कैसे जानेंगे ये सेंचुरी ईयर है? तो जिस ईयर के लास्ट में डबल जीरो आएगा वो सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से भाग देना है। अगर कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो इसको उतार लीजिए तो फिर हम बताते हैं आगे। अब मैं बाबू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इसमें ट्राई करोगे। अब आप बताइएगा कि इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट सेट बना रहे हैं उसको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो नहीं बना रहे हैं वो सीख लीजिए, कभी ना कभी आपको इससे भेंट हो सकती है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो ऑप्शन दिया है बाबू। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है 1600, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है बाबू? दूसरा ऑप्शन है 1900, और तीसरा ऑप्शन है 1800, और डी में क्या है बाबू? डी में ऑल द एबव। ऑल द एबव। ऑल द एबव मतलब होता है ऊपर जितना भी दिया है वो सभी। ऑल द एबव का मतलब क्या हो गया? यानी ऊपर जितना भी दिया है ऑप्शन वो सभी लीप ईयर है। इसका मतलब ये हो गया। ऑल द एबव का मतलब होता है बाबू ऊपर जितना भी दिया हुआ है वो सभी क्या है? लीप ईयर है। अगर ये सभी लीप ईयर है तो आप टी में मार दीजिएगा। तो चलिए, तो इसमें आपको लीप वर्ष पहचानना है। तो बताइए बाबू, ये 1600 लीप ईयर का पता लगाने के लिए आपको क्या बोले थे? 4 या 400 से भाग देना। लेकिन सेंचुरी ईयर में 400 से और नॉन सेंचुरी में 4 से। तो ये सेंचुरी ईयर है ना, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है तो 400 से भाग देंगे। तो बताइए बाबू, इसको 400 से अगर भाग देते हैं तो ये 1600 400 से कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो ये क्या है? लीप ईयर है। ये क्या है बाबू? ये लीप ईयर है। ठीक। 1900 4 से भाग देंगे 400 से, तो 400 से भाग देंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। तो 400 से 1900 कट रहा है नहीं ना, तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। ये नहीं होगा। 1800 भी, 1800 भी नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा है। तो बताइए बाबू, आपका आंसर क्या हो गया? तो आपका आंसर हो गया ए। आपका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद, अब इसके बाद देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नॉट हैव 29 डेज इन फरवरी मंथ? यानी ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है? तो बाबू आपको पता है कि ईयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी होते हैं, नॉर्मल ईयर में फरवरी होते हैं बाबू 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। और लीप ईयर में फरवरी होते हैं, लीप ईयर में फरवरी होते हैं 29 दिन का, है ना। तो ईयर दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक नॉर्मल यानी साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है कि वैसा वर्ष बताइए जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है। अगर बाबू 29 दिन का नहीं है तो ये दोनों में कौन सा ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है? तो बताइए बाबू, यही ना ऐसा वर्ष है जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है। इसका मतलब आपको निकालना है नॉर्मल ईयर। क्या निकालना है? नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष का पता लगाना है।
तो आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है बाबू? वर्ष 2000, पहला ऑप्शन है 2000। बी, अगर बी की बात करते हैं बाबू, तो बी है 19, बी ऑप्शन में 2004 है। 2004। सी ऑप्शन में क्या है बाबू? तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन 1996, 1996। और डी ऑप्शन में है बाबू 1966। अब देखिए, इसमें से आपको वैसा वर्ष का पता लगाना है जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है। तो जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा वो लीप ईयर, और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का नहीं होगा तो वो हो गया नॉर्मल ईयर। मतलब आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का पता लगाना है बाबू। लीप ईयर के बारे में जानते हैं कि वैसा वर्ष जो 4 या 400 से कट गया तो वो लीप ईयर, और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो देखिए बाबू, ये 2000, ये पहले पता लगाइए कि लीप ईयर है कि नहीं। तो ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको हम 400 से भाग देते हैं, तो ये कट गया ना, तो ये कट गया तो क्या हो गया, ये हो गया लीप ईयर। और लीप ईयर का मतलब फरवरी कितने दिन का, तो इसमें फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। कितने दिन का हो जाएगा? 29 दिन का। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। 2004 ये नॉन सेंचुरी है, तो इसको हम 400 से नहीं 4 से भाग देंगे। तो देखिए इसका लास्ट डबल डिजिट 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। और लीप ईयर अगर हो गया बाबू, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फरवरी 29 दिन का है। फरवरी क्या है, 29 दिन का है। 1996, देखिए 1996, तो ये नॉन सेंचुरी है, तो नॉन सेंचुरी को हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो 1996, 96 लास्ट डिजिट 4 से कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। और लीप ईयर का मतलब फरवरी कितने दिन का हो जाएगा बाबू? 29 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का? 29 दिन का। अब ये बताइए बाबू, ये ऑप्शन 4 से काटे कि 400 से? तो इसको 4 से काटेंगे कि नॉन सेंचुरी है, तो 4 से 66 कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो ये हो गया क्या, नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर हो गया बाबू, तो इसमें फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 दिन का। तो बताइए बाबू, इसमें हमको ये बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें फरवरी 29 दिन का नहीं है। तो बताइए 1966 ही ऐसा वर्ष है जिसमें फरवरी 28 दिन का नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिए पहले आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा बाबू। बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा बाबू तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, सी यू अगेन।